नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम अपने जो सवाल और जवाब है उसका सिलसिला और चालू अभी रखते हैं। हमारे पास सवाल आया है, यूज़र हैं, नाम उनका क्लियर नहीं था, तो यूज़र ही नाम है, क्या पितृ होते हैं और क्या पितृ हमें दुखी कर सकते हैं? क्योंकि मैं नहीं मानता लेकिन मेरे नज़दीकी में लोग मानते हैं, प्लीज़ बताइए। सेम सवाल जो है, इसी टाइप का सवाल तृप्ति गोरे ने भी पूछा है, क्या पितृदोष होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि पितृ के दोषों के द्वारा हमारे को दुख मिल सकता है कि नहीं। तो पितृ का जो मुझे समझ में आता है मतलब है कि हमारे पूर्वज जो हमसे पहले जा चुके हैं, जो पूर्वज जा चुके हैं वो अपने कर्म अनुसार आए थे और चले गए। उनसे हमारा जुड़ाव उतना ही है जितना कि एक ग्रुप के अंदर होता है। याद रखिए, हमने बात करी थी ग्रुप कर्मा की। एक ग्रुप का भी एक कलेक्टिव कर्म होता है। तो अगर हमारे पितृ कुछ ऐसा काम कर गए हैं कि जिसका भुगतान हम आज करेंगे, जैसे कि अगर हम आज देखें इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई हो रही है, ये तो कई दशकों से चली आ रही है। या हम कहें आज की डेट में हमारे देश के अंदर कुछ मंदिर अब दोबारा बन रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स को हटाकर, तो वो आज के लोगों ने तो करा नहीं काम, वो तो पुराना हुआ है काम। तो वो उसका कैरी फॉरवर्ड तो है, वो तो हो रहा है। पर क्या ये दोष दे रहा है? ये दोष नहीं दे रहा है। ये हम उसको पकड़ के आगे चल रहे हैं, हम उसको मानते हैं कि ये हमारा है तो आगे चल रहे हैं। तो ये हमारा क्रियामन हो गया। पितृदोष ऐसा डायरेक्टली तो कोई है नहीं, थियोसफी में तो कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं है। ना लॉजिक बताता है कि जो जा चुका है वो कैसे दोष देगा। मान लीजिए कोई मेरा पूर्वज है, वो एस्ट्रल प्लेन के अंदर है, वो मुझे देखता है, उसको लगता है मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ और मुझे कोसता है। तो ये उतना ही है जैसे कोई जीवित व्यक्ति मुझे कोसे, उतना ही बराबर है। इसमें कोई मेरे पे दोष पड़ गया ऐसा नहीं है। मगर हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो ज्योतिषी बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, वो ऐसा बताते हैं कि राहु और केतु अगर सूर्य और चंद्र के साथ में मिल जाएं कुछ भावों के अंदर, जैसे छठे, आठवें, 12वें में, या फिर राहु सूर्य के साथ या फिर केतु चंद्र के साथ, इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशंस उन्होंने बताए हैं कुछ कुछ भावों में, तो पितृदोष होता है, ऐसा वो कहते हैं। मगर हम थियोसफी के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं तो डायरेक्ट ऐसा कोई दोष हम नहीं कह सकते। एस्ट्रोलॉजी में उसको दोष माना गया है और ऐसा समझाया गया है, वो तो उसके बारे में वही बता सकते हैं। हम तो लॉजिक, कॉमन सेंस और रीजनिंग से अगर हम सोचें तो जो मैंने करा वही मैं काटूंगा, अच्छा बुरा जो भी है। कोई मेरे को इन्फ्लुएंस करता है जिससे मैं आया हूँ, जो मेरा पूर्वज है जिसने मुझे अपना इन्फ्लुएंस दिया है, तो उतने ही इन्फ्लुएंस का मेरे पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि अगर मैं पैदा हुआ एक घर के अंदर, उसकी जो जेनेटिक्स है उसी से मेरे भी बॉडी बनी है, मगर मेरी बॉडी के अंदर वो दोष आएगा कि नहीं आएगा वो मेरे कर्म अनुसार है। मान लीजिए किसी दो लोगों को जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको डायबिटीज़ है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको डायबिटीज़ होगी, चांसेस हाई हैं। अगर हार्ट डिजीज़ है किसी के घर के अंदर, फैमिली के अंदर, तो चांसेस हाई हैं। ब्रेस्ट कैंसर है किसी के फैमिली में तो चांसेस हाई हैं, मगर प्रोबेबिलिटी है बस। इसका मतलब ये नहीं कि होगा ही होगा, वो चांसेस हाई हैं और आप उसको कुछ ना कुछ करके बचा सकते हो। तो पितृदोष ऐसा तो हम मानते नहीं। अनीता जी ने सवाल पूछा है,
हमेशा से ये सवाल है कि हमें मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं वो अपने पिछले आखिरी मनुष्य जीवन कैसे देख सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दिस? तो हम ऐसा कहते हैं कि 84 लाख योनियों का तो हमें पता नहीं, वो तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि लिखा गया है, मगर थियोसॉफी के अंदर ये क्लियर है कि हमारी जो एवोल्यूशन है, चेतना की जो एक ग्रोथ है, वो साइड बाय साइड विद जो चेतना जिसको इनहेबिट करती है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो बॉडी है, उसके साथ साथ चलती है। तो अगर हम देखें प्लांट्स को, तो जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, उसके अंदर बहुत विकसित चेतना एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने आप को। बहुत ही जड़ टाइप की चेतना ही एक्सप्रेस कर सकती है। जब एनिमल लाइफ में आते हैं, जब जानवरों की ज़िंदगी में आते हैं, तो उनका जो फॉर्म है, जो उनकी बॉडी है, कोई भी एनिमल ले लें, उसके अंदर चेतना और ज़्यादा कंपेयर टू प्लांट्स एक्सप्रेस कर सकती है। यानी कि उसके लिए विकसित चेतना के लिए वो वाली बॉडी अप्रोप्रिएट है जो कि एक जानवर की है। जैसे कि भालू है, एक घोड़ा है, एक गाय है, इनकी जो चेतना है वो बहुत विकसित है एक चूहे से, एक मधुमक्खी से, या कोई छोटा मोटा कोई पेड़ पौधा है उससे। अब हम अगर ये सोचें कि गाय के अंदर जो चेतना है वो हम एक गुलाब के पौधे में डाल दें, तो वो क्या एक्सप्रेशन करेगी, क्या ग्रोथ होगी, क्या वो अपने आप को पूरा कर पाएगी जो वो करना चाहती है। जो चेतना, वो अपने आप को निखार नहीं पाएगी और ना एक्सप्रेस कर पाएगी, बता पाएगी जो उसके अंदर जो काबिलियत है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो प्रकृति के अंदर चेतना का स्तर मैच करता है और उसी के अप्रोप्रिएट उसको फॉर्म या बॉडी मिलती है जिसके अंदर से वो अपना काम कर सके उस जन्म के अंदर। इसी लॉजिक को हम आगे अगर ले जाएं, तो मनुष्य को जब जन्म मिलता है मनुष्य बॉडी के अंदर, यानी जो चेतना है जिसको मनुष्य बॉडी में जन्म मिल रहा है, वो चेतना अब इतनी विकसित हो चुकी है कि अब नीचे वाले जो शरीर हैं, चाहे वो पेड़ के हों, पौधों के हों, चाहे वो किसी जानवर के हों, वो उन बॉडीज़ के अंदर अब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो उससे बहुत एडवांस हो गई है। जैसे कि कोई 12वीं क्लास का बच्चा है, उसको आप 6ठी क्लास में थोड़ी ना बिठाएंगे पढ़ने के लिए, तो वो तो नहीं होने वाला। ये तो बिल्कुल लॉजिक से बाहर की बात हो गई। ऐसे ही जब किसी ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति, मनुष्य जो हो चुका है, जो मनुष्य के अंदर आ चुका है, उस फॉर्म को ले चुका है, वो कभी भी दोबारा नीचे के फॉर्म्स जो कि जानवर के फॉर्म्स हैं या पेड़ पौधे के, उनको नहीं लेगा। ये एक जो है भ्रांति है जो कि फैलाई जाती है कि अगले जन्म में आप कीड़े बनोगे, चींटी बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे। ये लॉजिक से बाहर की बात है। चेतना का स्तर मेरा इतना हो चुका है कि अब मुझे मनुष्य का ही शरीर मिलना है और मेरे कर्म अनुसार ही मिलना है, तो सवाल ही ख़त्म हो गया। अब क्या 84 लाख योनियाँ मैंने पार करके शरीर मिला मेरे को मनुष्य, क्या फ़र्क पड़ता है? 84 लाख थी कि 1 लाख थी कि 2 थी? अब जब मुझे मनुष्य का जन्म मिल चुका है, तो अब मैं पीछे तो जाने नहीं वाला, आगे ही जाऊंगा। तो जब तक व्यक्ति आता है इस लेवल पे, कल्चर्ड सिविलाइज व्यक्ति बनता है कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाए, तब तक उसकी कई सैकड़ों जन्म हो चुके होते मनुष्य के रूप में, और इसलिए उसको पिछले अपने जन्मों को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती एज ए मनुष्य के रूप में। जो हमारे थियोसॉफी के अंदर जो रिसर्चर्स हैं, क्योंकि ये तो बहुत उच्च अपने साधना में पहुंच चुके थे और ये अपने पुराने जन्मों को ठीक से देख सकते थे, जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जातक कथाओं के अंदर
अपने पुराने जन्मों के बारे में बताया है कि जब वो जानवर के रूप में थी तो क्या था। ऐसे ही इन लोगों ने भी देखा और उन्होंने पाया है कि करीबन औसतन एवरेज 750-800 करीबन जन्म जो हैं मनुष्य लेता है, जब वो फिर मनुष्य के योनि से बाहर होके और फिर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। तो इतने तो जन्म हम ले ही रहे हैं, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ये सवाल आना चाहिए कि हम कभी दोबारा किसी जानवर के शरीर के अंदर पैदा होंगे या किसी पेड़ पौधे के। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब हम मनुष्य हो चुके हैं, हम आगे ही जाएंगे। हमारा काम क्या है, जो हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी, कि अपनी जो वीकनेसेस हैं, अपनी जो कमियां हैं, उनको धीरे धीरे इरेडिकेट करना, हटाना। वीकनेसेस क्या क्या हैं? मोटी मोटी, हम धार्मिक नहीं हैं, हमें मोटी मोटी जो वीकनेस है, हम कहेंगे कि हमें झूठ बोलने से बचना है, चोरी चकारी करने से बचना है और हिंसा करने से बचना है। हिंसा हम आगे बात करेंगे जब हम आएंगे कि हम अपनी ग्रोथ कैसे करते हैं, पर मोटा मोटा हिंसा से बचना है, झूठ से बचना है और चोरी चकारी से बचना है। ऋषभ सिंह ने सवाल पूछा है, जो लोग आत्मज्ञान पा लें और ज़िंदगी में कुछ ना कर पाएं, उनका क्या होता है? जो लोग आत्मज्ञान पा लें का मैं ऐसा मतलब निकालता हूँ कि जो जीवन मुक्त अवस्था में आ चुके हैं, वो तो महात्मा हो गए। अब वो जीवन में कुछ ना कर पाए का क्या मतलब हुआ? फिर जिसने जीवन को समझ लिया, जीवन का पूरा अनुभव निचोड़ के पकड़ लिया, रियलाइज कर लिया अपने सेल्फ को, उसने तो ये स्कूल को पार कर लिया। तो जीवन में क्या ना कर पाए का मतलब क्या हम किसी मटेरियलिस्टिक तरीके से हमने कोई पैसे नहीं कमाए, कोई रुतबा नहीं कमाया, कोई पावरफुल पोजीशन में नहीं रहे या फैमिली नहीं रखी, क्या इसका मतलब है? पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं ऋषभ जी। मगर जो आत्मज्ञान पा लें, जो जीवन मुक्त हो जाएं, वो तो तर गए, वो तो उनका तो ख़त्म हो गई बात, फिर आगे तो कुछ बचा ही नहीं करने को। अगर इससे कुछ और आप कुछ और मतलब रखते हैं तो ज़रूर क्वेश्चन को डालिएगा, फिर हम उसको आगे भी लेंगे। जॉर्जिया 1914 ये कोई हैं जिन्होंने पूछा है, सर जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं वो भी क्या यहाँ तक पहुँचते हैं? अगर हाँ, तो यहाँ तक पहुँचने में तो 1200 साल लगते हैं और वो लोग तो तुरंत वापस फिज़िकल बॉडी में आ जाते हैं, जैसे कि यूट्यूब में बताते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन करें सर। कन्फ्यूजन आती है नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में। नियर डेथ एक्सपीरियंस की डेफिनेशन ही ये है कि एक व्यक्ति को मेडिकल साइंस ने बोला कि अब ये मृत हो चुका है, दिल बंद हो गया, दिमाग बंद हो गया, वो कोशिश कर रहे हैं उसको रिवाइव करने की, और वो कहने को तो अब उसका शरीर ख़त्म हो गया है, मगर वो थोड़े टाइम के बाद में दोबारा ज़िंदा हो जाता है। व्यक्ति तो वही है, ऐसा नहीं कोई बदल गया, कोई नया जन्म तो हुआ नहीं है, उसी जन्म के अंदर ही आया है। वो अपने आप को याद रखता है कि मेरे शरीर था, मैं बीमार था, मेरी मृत्यु हो गई या जो भी था, वो उसकी मेमोरी लॉस कुछ नहीं होता। उल्टा वो बताता है कि मैं एक और एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ वापस, कि मैंने शरीर छोड़ा और फिर मैं ये फलाना फलाना मेरा एक्सपीरियंस हुआ और फिर वापस मैं अब इस शरीर में दोबारा आ गया हूँ। और आप कह रहे हैं कि मेरी डेथ हो गई थी, मुझे तो याद नहीं है, पर मैं हाँ शरीर से बाहर ज़रूर निकला था। तो यहाँ तो पुनर्जन्म हुआ नहीं, यहाँ पे तो वही कॉन्टिन्यूटी है उसी जन्म की। तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस रीइंकार्नेशन नहीं है, एक ही जन्म का कॉन्टिन्यूटी है, इसलिए इसके अंदर कोई 1200 साल का गैप की बात नहीं आती है। हाँ, ये ज़रूर है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जब उनकी डेथ होती है तो वो बहुत जल्दी वापस आते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अभी फोर्सेस को जनरेट नहीं करा उस जन्म में जब उनकी डेथ हुई थी, कि वो जो देवाचन या मेंटल पीरियड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम बिताएं।
मैं बार बार कह रहा था कि जो सिविलाइज्ड कल्चर्ड व्यक्ति है जिसकी 60 साल की औसत लाइफ उसने जी है ठीक से, उसका करीबन करीबन 700 साल से 1200 साल के बीच का फ़र्क होता है एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में। मगर कई लोग जल्दी आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी अभी कॉजेज़ जनरेट नहीं करे। तो जैसे हम कहेंगे जो लोग अभी ज़्यादा विकसित नहीं है मानसिक तरीके से, जो ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं करते हैं, जो लोग अभी हम कहेंगे कि मनुष्य के रूप में बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ ऐसे कार्य नहीं करे हैं जिनको हम कहेंगे अनसेल्फिश, दूसरों के लिए, तो वो लोग जल्दी वापस आते हैं। या जिनकी जल्दी डेथ हो जाती है, बाल अवस्था में ही डेथ हो जाती है, वो जल्दी ज़रूर वापस आते हैं, उनको 1200 साल नहीं लगते हैं। कल्पेश प्रजापति जी ने पूछा है, इज मोक्ष पॉसिबल ओनली इन फिजिकल रेल्म? आफ्टर सैल्वेशन इंडिविजुअल आइडेंटिटी रिमेन्स और मर्ज्ड? ये अच्छा सवाल है। मोक्ष क्या हम जब शरीर के अंदर होते हैं तभी मिलता है? क्या शरीर होना ज़रूरी है मोक्ष के लिए? ये इनका पहला सवाल है। और उसी के साथ दूसरा सवाल है कि जब मोक्ष मिल जाता है तो क्या वो व्यक्ति का अपना जो मैं का भाव, जो अपने कि मैं ये हूँ, मैं ये था, जो उसकी पर्सनैलिटी है जिससे वो अपने आप को जानता था मोक्ष से पहले, क्या वो डिज़ॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है? क्या वो वैसे ही रहती है? तो ये अच्छे सवाल हैं। मोक्ष का मैं मतलब यहाँ ऐसा लूँगा, जीवन मुक्त अवस्था, सेल्फ रियलाइजेशन। अगर सेल्फ रियलाइजेशन की हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल बॉडी के अंदर ही अचीव हो। हमने 5 तलों की बात करी थी कि जब एक नॉर्मल मनुष्य जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचता है तो 5 तलों से निकलना पड़ता है। हम ये कहेंगे 5वां तल ही जीवन मुक्त अवस्था है। तो चौथा तल जो है उसको हम कहते हैं परमहंस अवस्था। शंकराचार्य ने उसको परमहंस अवस्था बोला है, भगवान बुद्ध ने उसको अरहत बोला है, और थियोसॉफी में हम उसको कहते हैं 4th इनिशिएशन, चौथे नंबर की दीक्षा। ये जो टर्म्स हैं, ये आम भाषा जो आप सुनेंगे कभी हरिद्वार या ऋषिकेश जाएंगे, परमहंस जी हैं, परमहंस जी हैं, ये वैसे टाइप के परमहंस नहीं जो नाम ले लेते हैं परमहंस, वो नहीं है। शंकराचार्य ने जो परमहंस या जो बुद्ध ने जो अरहत बोला है, वो एक अवस्था है, वो एक स्टेज है, वो एक ग्रोथ है। जैसे कि कोई बच्चा जो है वो अब 12वीं पास कर गया है, तो 12वीं पास उसने कर ली है तो अब वो 12वीं पास कहलाएगा। मगर मैं तो अभी भी 6ठी 7वीं में, मैं अपने आप को बोलूँ मैं भी 12वीं पास कर गया हूँ, तो मैं जितना मर्जी बोलते रहूँ, दूसरों को बोलते रहूँ, पर मेरी 12वीं भी पास नहीं हुई है। तो ये दोनों का फ़र्क है। परमहंस शब्द का मतलब जो है वो ऐसी अवस्था आ गई है कि अब जो है उसको ये शरीर की ज़रूरत नहीं है, जीवन मुक्त अगला जो स्टेप लेना है जीवन मुक्त अवस्था का, उसको लेने के लिए। हाँ, वो शरीर को धारण कर सकता है या कर लेता है या उसी शरीर के अंदर जीवन मुक्त बन जाता है, वो एक अलग बात है, ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका सवाल है कि क्या शरीर ज़रूरी है मोक्ष के लिए, तो नहीं, मगर शरीर ज़रूरी है उस परमहंस की अवस्था तक पहुंचने के लिए। शरीर के माध्यम मतलब जन्म के माध्यम से, जिस जन्म में हम हैं वो ज़रूरी है। जो लेसन्स हमारे को ये फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर मिलते हैं, ये ऐसे सॉलिड ठोस लेसन होते हैं जिनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, इस पे विक्ट्री पाना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो विक्ट्री, जब वो जीत उस लेवल तक पहुंच जाए जिसको हमने परमहंस या अरहत कहा है, उसके बाद शरीर की ज़रूरत नहीं है जीवन मुक्त अवस्था पाने के लिए, अगर हम मोक्ष को जीवन मुक्त अवस्था मानते हैं। दूसरी बात ये कही है, जो सवाल पूछा है कि क्या वो ऐसा व्यक्ति अपना जो पर्सनालिटी है, जो उसके अपने कि मैं XYZ हूँ,
मेरा नाम ये है, मेरे पेरेंट्स ये थे, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरा देश ये है, फलाना फलाना फलाना, क्या उसके साथ अभी भी अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि नहीं? वो जानता तो है कि असल में अब वो कौन है, तभी तो हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। मगर क्योंकि उसने वो शरीर अभी भी धारण करा हुआ है, वो शरीर वैसे ही आप उसके लिए हो गया जैसे कि हम कहेंगे कि एक व्यक्ति की गाड़ी है, एक व्यक्ति के पास में कार है। अब तक तो वो समझता था वही कार है, मगर अब वो इतना विकसित हो चुका है चेतना उसकी कि वो गाड़ी से बाहर अब होके उसने पहचान लिया है कि मैं कौन हूँ और ये मेरी गाड़ी है। अब क्योंकि मैं गाड़ी तो हूँ नहीं, मगर गाड़ी से ही दूसरी गाड़ियाँ देखी जाती हैं और दूसरी गाड़ी भी सिर्फ गाड़ी को ही देखती है। जैसे कि मैं अपने शरीर में बाकी शरीरों को देखता हूँ, बाकी शरीर भी मुझे मेरे शरीर से पहचानते हैं। तो इस दुनिया में तो हम शरीर के माध्यम से ही एक दूसरे से मिलते हैं, ये हमारी व्हीकल है इस जगत के अंदर। तो जब मैं दूसरे से कम्युनिकेट करूँगा, अगर एक जो जीवन मुक्त व्यक्ति है किसी दूसरे के साथ में बातचीत करेगा, बताएगा जो नॉर्मल भाषा के अंदर, तो वो बोलेगा कि मेरा नाम ये है, मेरी सिटीज़नशिप यहाँ की है, मेरा प्रॉपर्टी ये है, मेरा बैंक बैलेंस ये है, मेरे एजुकेशन स्टेटस ये है, मैं फलाना फलाना, वो सब बताएगा। मगर वो जानता नहीं है कि मैं ये हूँ। नॉर्मल व्यक्ति तो कहेगा कि मैं यही हूँ, पर ये जो व्यक्ति है वो कहेगा कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मैं ये नहीं हूँ। दूसरा कहेगा मैं तो यही हूँ। तो ये अब बस यही फ़र्क है। अब एक कहानी आती है कि कहानी सही है कि गलत है पता नहीं, भगवान बुद्ध की लाइफ के अंदर, कि वो जब करीबन 10-12 साल अपना जो देश छोड़ के गए थे, अपना शहर छोड़ के गए थे और उनकी इनलाइटनमेंट हो गई थी, वो ज्ञान को प्राप्त हो गए थे, तो फिर वो वापस विचरण करते करते वो घूमते थे। तो वो अपने ही देश में, अपने ही शहर में जहाँ उनके पिता राजा थे वहाँ पहुँचे, मगर वो राजमहल में नहीं गए। अभी भी वो राजकुमारी थे, उनकी फैमिली भी थी वहाँ। वो वहीं पे एक पार्क था जो उनकी अपना एज अ भिक्षु, एज अ सन्यासी, वो जहाँ रहते थे उस मैदान में वो वहाँ पे जाके रहने लगे। तो अब महाराज ने भेजे लोग कि भाई आपका घर तो ये है, आप आइए, आप क्यों नहीं आते हैं? तो ऐसा वो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो ये छोड़ के गया था। तो वो तो समझ में नहीं आती बात, व्यक्ति तो आप वही हैं जो छोड़ के गए थे, तो अब आप क्या कह रहे हैं आप वो व्यक्ति नहीं हूँ? तो खैर यही वाली अवस्था होती है। वो व्यक्ति तो जानता मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, ये इमोशंस जो मेरे अंदर हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ, और जो मैं कुछ और हूँ इन चीज़ों को मैंने, इन शरीरों को धारण करा हुआ है। इस अवस्था में वो जीता है, तो उसको पता है एग्जैक्टली कि वो कहाँ पे है और क्या है, और उस हिसाब से जो उससे बात कर रहा है व्यक्ति उसको उस हिसाब से जवाब देता है। तो हमने कुछ सवाल लिए आज, और मेरी आशा है ये कि आपको कुछ समझ में आया होगा, इन जवाबों से कुछ क्लैरिटी आई होगी। कुछ काउंटर क्वेश्चंस हों या कुछ और सवाल हों तो आप ज़रूर जो हैं पूछिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने एपिसोड्स हुए हैं उनको थोड़ा सा देखिए, नोट्स बनाइए जो सीरियस हैं, और उन पे चिंतन मनन करिए। कुछ किताबें हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप उनको देख सकते हैं। एक फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ थियोसॉफी है सी जिनराज दास जी की, वो हमारे 4th प्रेसिडेंट थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, उनकी किताब है। एक फर्स्ट बुक ऑफ थियोसॉफी है, वो भी एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ा जा सकता है। दोनों फ्रीली अवेलेबल हैं, आप आराम से उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।